हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस के बारे में। एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यूपीएससी मेंस की अगर बात करें या फिर कोई अदर एग्जाम्स, तो इसमें क्वेश्चंस पूछने के बहुत सारे चांसेस हैं। क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ है, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, हिंदू ले लीजिए या फिर कोई दूसरा न्यूज़पेपर, तो उसमें आपको बताया गया है कि नासा और स्पेस एक्स का कोलैबोरेशन हुआ है। एक पब्लिक एंटरप्राइज और प्राइवेट एंटरप्राइज का कोलैबोरेशन हुआ है और उसके वजह से क्या हुआ है, एक स्पेस में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है। राइट, इससे क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं? क्या इंडिया भी इस प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देगा? क्या इंडिया ने कितने सारे स्टेप्स लिए हैं अभी? राइट, सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। मैं सारे पॉइंट्स आपको कवर करूंगा, क्या क्या इंडिया ने स्टेप्स लिए हैं और किस तरह से हम हमारा जो स्पेस इंडस्ट्री है उसको डेवलप कर सकते हैं बाय इन्वॉल्विंग प्राइवेट सेक्टर। ये सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर है आपके लिए। अगर आप इसी तरह के पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com। तो वहाँ पे जाइए और कई सारे इंटरेस्टिंग कोर्सेज हैं जो कि आपको एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम क्लियर करने में मदद करेंगे। राइट, और स्पोकन इंग्लिश भी कोर्सेज हैं, बड़ी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है सारे कोर्सेज को। तो जल्दी से जाइए, आज ही चेकआउट कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का लेक्चर शुरू करते हैं हम लोग। जैसे मैंने आपको बताया, देयर हैज़ बीन ए कोलैबोरेशन बिटवीन पब्लिक एंटरप्राइज एंड द प्राइवेट सेक्टर इन रिसेंट टाइम्स। अगर आप हाल ही में देख रहे हैं कई या फिर पास्ट ईयर से लेकर इस साल तक, तो आपको नासा और स्पेस एक्स का कोलैबोरेशन की न्यूज़ आपने सुना ही होगा। राइट, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक स्पेस में प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत हो चुकी है और किस तरह इसको डेवलप किया जा सकता है और क्या क्या इश्यूज़ हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। राइट, इससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, स्पेस एक्चुअली दो तरह में होता है। राइट, एक आपको अपस्ट्रीम रहेगा, एक डाउन स्ट्रीम। सो अपस्ट्रीम कैटेगरी में आपको सिर्फ जो भी सैटेलाइट्स है उनके स्पेयर पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारा कुछ आपको डिस्कस किया जा सकता है। राइट, जो भी सेक्टर है वो सारा कुछ आपको अपस्ट्रीम में आता है। अगर डाउन स्ट्रीम में बात करें तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, तो आफ्टर द लॉन्च, जब लॉन्च हो जाएगी सैटेलाइट, तो उसके बाद जो काम रहता है ना कि टेलीकम्युनिकेशन, सैटेलाइट इमेजनरी, ये सारा काम आप डाउन स्ट्रीम में करते हैं। तो बेसिकली स्पेस आपको दो कैटेगरीज में डिवाइड हुआ है। कितने कैटेगरीज? टू कैटेगरीज। वन इज अपस्ट्रीम, सेकंड वन इज डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द हार्डवेयर पार्ट्स हो गया या सैटेलाइट लॉन्चिंग हो गया, उसके व्हीकल्स के बारे में, तो सारा कुछ देखने का कैटेगरी अपस्ट्रीम के अंडर आता है। डाउन स्ट्रीम आफ्टर द लॉन्च ऑफ सैटेलाइट। राइट, तो अगर हम प्राइवेट सेक्टर को इसमें इंक्लूड कर देंगे तो किस तरह से डेवलपमेंट होगा इसमें। राइट, सो रिसेंटली एक फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ इसरो, जिनका नाम है डॉक्टर अन्नादुरई, इन्होंने कहा था कि ये जो नासा और स्पेसएक्स का जो कोलैबोरेशन हुआ है, इट्स वेरी रिमार्केबल कोलैबोरेशन। तो अगर अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम को एक लेवल तक, हाई लेवल तक लेके जाना, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द नासा ओनली। राइट, नासा के अंडर ही एक पॉसिबल नहीं है कि वो हाई लेवल पर लेके जाए, दे नीड हेल्प। सो हाउएवर रिसेंटली कोलैबोरेशन की वजह से कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ को ओपन अप हुआ है स्पेस सेक्टर में और कई सारे एडवांसमेंट भी आने वाले हैं अभी स्पेस में। तो जैसे आपने न्यूज़ में देखा होगा, नवंबर 24 को, मगर लास्ट मंथ की न्यूज़ है, तो 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था स्पेसएक्स के द्वारा। राइट, तो अभी कई सारे लॉन्च करने वाले हैं इसी प्रोग्राम में। तो इसका मेन एम यही है कि सारे ओल्ड में इंटरनेट सर्विस से लिंक किया जाए। राइट, रेलवे स्टेशन में, बस स्टैंड में, फुटपाथ पे, हर जगह आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जाए। तो इसके रिगार्डिंग 60 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया था। सो और 2021 तक इनका एम है कि सारे वर्ल्ड को जो है इंटरनेट से कनेक्ट कर दिया जाए। एक भी घर, एक भी एरिया, एक भी स्ट्रीट ऐसी ना हो जहाँ पे इंटरनेट सर्विस ना हो। सो इट इज़ वेरी एडवांसमेंट। राइट, एक ज़माना हुआ करता था जहाँ पे टेलीविज़न भी बहुत ही मुश्किल से मिला करती थी। राइट, और इतने स्पेस सेक्टर में एडवांसमेंट होने की वजह से हर घर में अब इंटरनेट आ चुका है, ऑनलाइन एजुकेशन हो रहे हैं उससे। कई सारे अगर आप देखें तो कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से वर्क फ्रॉम होम भी चालू हो चुके हैं। राइट, ये सारा कुछ इंटरनेट कर रहा है। और मेन बात जो मैंने बताना भूल गया, वो DTH। राइट, सो हर घर में, आपके घर में भी होगा DTH टेलीविज़न, सो डायरेक्ट टू होम, वो भी सैटेलाइट से आता है। तो जो इतना सारा एडवांसमेंट हुआ है, सारे कुछ स्पेस सेक्टर के डेवलपमेंट की वजह से ही हुआ है। अगर प्राइवेट सेक्टर को हम जो प्राइवेटाइजेशन कर देंगे तो और भी चांसेस हो जाएंगे बढ़ने के, और भी नई टेक्नोलॉजी आएगी। सो अन्नादुरई जी ने सही कहा था कि अगर एक स्पेस प्रोग्राम को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है तो देयर इज़ अ नीड फॉर द प्राइवेटाइजेशन एरा। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया किस स्टेज पे है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा एक इमर्जिंग ट्रेंड्स दिखा देता हूँ।
एक रिपोर्ट छापी गई थी बैंक ऑफ अमेरिका के द्वारा। तो उसमें बताया गया था कि 2050 तक 2.7 ट्रिलियन तक टच होगा इसका मार्केट। देख रहे हैं आप, स्पेस मार्केट आपको 2.7 ट्रिलियन तक टच होगा। अभी प्रेजेंटली $350 बिलियन है, तो इट विल बी ह्यूज डेवलपमेंट, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया, स्टार लिंक ने भी इंटरनेट एक्सेस का प्लान बनाया है कि 10,000 और सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में इसको लॉन्च किया जाएगा, राइट। और नेक्स्ट डिकेड यानी आने वाले 10 साल में 80,000 ऐसे सैटेलाइट्स को भेजेंगे अभी। सो दिस इज वेरी ह्यूज डेवलपमेंट। तो स्पेस सेक्टर ग्रो ही हो रहा है, राइट। इट इज़ नॉट लाइक दैट, इस शेयर मार्केट की तरह नहीं है कि गिर जा रहा है, कभी गिर रहा है कभी नहीं। इट्स कंटिन्यूसली गोइंग, इट हैज़ ए एमर्जिंग ट्रेड्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, आपको कई सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं इस सेक्टर में। दे हैव ए ह्यूज प्रॉफिटेबल इन दिस सेक्टर। जैसे कि आप रिपोर्ट भी देख रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको इसके लिए इंक्लूड किए हैं कि अगर आप आंसर राइटिंग लिख रहे हैं तो इस पर इंक्लूड करेंगे तो इट हैव ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन एग्जामिनर, राइट। तो चलिए देखते हैं इंडिया का क्या पिक्चर है, अभी प्रेजेंटली इंडिया क्या स्टेप्स उठाया है। जैसे अभी कुछ साल पहले अगर हम देखें तो इंडिया भी जो है अपने गवर्नमेंटल कंट्रोल से उसको बाहर ला रहा है कि बिट बाय बिट, और कई सारे वेंडर्स और आउटसोर्सिंग को भी काम दे रहा है प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, राइट। जैसे एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन हो गया जो 1992 में आया था। उसके बाद NSIL है, न्यू स्पेस जो इंडिया लिमिटेड। उसके बाद इन स्पेस है। तो दिस आर द फ्यू स्टेप्स कि इंडिया भी हमारा पीछे नहीं है। सो बट इट विल टेक टाइम। सो ऐसा नहीं कि रात रात हम प्राइवेटाइज कर देंगे सारी चीज़ों को, बट इट विल टेक टाइम कि हम लोग भी इसी तरह ग्लोबल कोलैबोरेशन करें स्पेस एक्स और नासा के साथ। बट हाउएवर, सो बेसिकली विल स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉल स्टेप्स, छोटे से ही शुरुआत होती है। अब हमारा जो फोकस देख रहे हैं आप, जैसे हमने एक रिमार्केबल इवेंट और रिमार्केबल सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी मॉम, राइट। पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमने जो मार्स के ऊपर सैटेलाइट हमने लॉन्च की थी, दिस इज वेरी रिमार्केबल इम्प्लीमेंट। और कई सारे सैटेलाइट्स हमारे इसरो की जो प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए जाते हैं, अमेरिकन सैटेलाइट्स हो या फिर फ्रेंच सैटेलाइट्स हो, रशियन सैटेलाइट्स हो, राइट। सो हमारे व्हीकल से PSLV GSLV के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है स्पेस में। सो इट्स वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। बट हाउएवर, हम लोग को भी प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके वजह से कई सारे बेनिफिट्स हैं हमको, कि जॉब क्रिएट हो सकता है, राइट। और आपको रिसोर्स फंडिंग हो सकती है, कई सारे प्राइवेट सेक्टर रिसोर्स करेंगे फंडिंग के लिए, और अदर टेक्नोलॉजीज़ का भी इंट्रोड्यूस होगा। क्योंकि जैसा इसरो में अगर हम सिर्फ डेवलप करते रहेंगे तो इट इज़ लाइक ए बॉक्स, सो एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे हम, राइट। सो अगर आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया 2050 तक $2.7 ट्रिलियन होने वाली है इकोनॉमी, तो वी शुड ऑल्सो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट, क्योंकि इंडिया इज़ नॉट ए स्मॉल कंट्री, राइट। हम लोग के पास भी कई करोड़ों की आबादी है, तो वी हैव टू कंट्रीब्यूट मोर देन इन दैट इकोनॉमी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या स्टेप्स इंडिया ने लिया है देखते हैं। पहली बात तो एंट्रिक्स जो कॉरपोरेशन है, एक होली ओन्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। तो इसको 1992 के तहत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया गया है। इसका मेन काम यही है दोस्तों कि जितने भी कमर्शियल जो काम रहते हैं इसरो के, चाहे वो सैटेलाइट लॉन्चिंग हो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स हो, या फिर कोई कंट्री हमारे इंडिया से सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता है तो उसका काम हो, तो ये सारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट एंथ्रिक्स कॉरपोरेशन के द्वारा किया जाता है, राइट। जो भी इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज़ हो और उनको फैसिलिटेट किया जाए, और क्या क्या चार्जेस होंगे। सो इट विल क्रिएट ए ह्यूज रेवेन्यू फॉर इसरो, राइट। सो इससे हमारी रेवेन्यू भी बढ़ेगी, तो इसरो खुद अपना बजट इसको चला पाएगा। इट शुड नॉट डिपेंड अपॉन द गवर्नमेंट। अगर इस अच्छे से ज़्यादा हम डेवलप करेंगे एंथ्रिक्स कॉरपोरेशन को, और कई सालों से हम लॉन्च भी कर रहे आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये बंद पड़ा हुआ है। 1992 से जब से ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना है, तब से कई सारे सैटेलाइट्स हमने इसके द्वारा भी लॉन्च किए हैं। इट क्रिएटेड ए वेरी ह्यूज रेवेन्यू फॉर इसरो ऑल्सो, राइट, विच इन टर्न हम यूज़ कर सकते हैं हमारे पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए, राइट। जैसे 2022 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका एम है कि गगनयान मिशन हो, कि हम लोग भी जो ह्यूमन जो स्पेस में भेजें। तो ये सारा कुछ हम इस के द्वारा कर सकते हैं एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन से, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया क्या क्या काम करता है ये, कई सारे एप्लीकेशंस और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में मदद करता है, और अर्थ ऑब्जर्वेशन एंड कई सारे साइंटिफिक मिशन ऐसे रहते हैं जो इसको कैरी आउट करना पड़ता है एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन को, कई सारे फॉरेन के कंट्रीज़ के। जैसे मैंने आपको बताया फ्रांस हो गया, राइट, जर्मनी के हम सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर चुके हैं, अमेरिकन सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर चुके हैं हम। और इन ऑपरेशन जो व्हीकल्स है PSLV GSLV, इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ये सारा कुछ आपको एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन देखता है, राइट। So these are the few points which I included. What are the work which is carried out by Anthriks Corporation?
तो दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेप दैट जो इंडिया ने लिया है जो प्राइवेटाइजेशन करने के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि 2019 में क्या हुआ था, मार्च में, लास्ट ईयर ही, सो कैबिनेट ने एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश करने के लिए एक जो अपॉइंटमेंट था उसको क्लियर कर दिया है, राइट, उसको जो प्रस्ताव था, तो उसके अंडर एक न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को बनाया गया है। ये भी आपको अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ही आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, एंथ्रिक्स कॉर्पोरेशन ऑल्सो कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड NSIL ऑल्सो कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, राइट। तो ये एक विजन रहा है इंडिया का, विजन 2030 बोल के। तो उसमें हम लोग ने डिसाइड किया है कि 2022 को गगनयान मिशन लॉन्च करेंगे, जहाँ पे हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएंगे। तो एक 10 पॉइंट एजेंडा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, तो उसके तहत एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को एस्टैब्लिश किया गया जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसके एक्चुअली ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जैसे मैंने आपको बताया 2019 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में ही है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स हेडक्वार्टर इज ऑल्सो बेंगलुरु। सो एक कैसा डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंथ्रिक्स एंड NSIL? देखिए, एंथ्रिक्स बेसिकली डील्स विद द कमर्शियल पर्पज से वो डील करता है। यानी कोई भी फॉरेन की सैटेलाइट अगर हमारे इंडियन प्लेटफॉर्म से लॉन्च करना चाहते हैं, सो जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी एक्सपेंडिचर होगा, सारा कुछ एंथ्रिक्स देखेगा विद द फॉरेन कस्टमर्स। वेयर एज NSIL का काम यही है कि वो ज़्यादातर लोकल इंडस्ट्रीज पे मैन्युफैक्चरिंग का फोकस करे। यानी कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी चाहती है कि कुछ कंपोनेंट्स बनाए रॉकेट के, या फिर वो भी कुछ लॉन्च करना चाहती है, कुछ न्यू एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए इस NSIL को बनाया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ताकि हमारा डोमेस्टिक ग्रोथ भी होगा वन हैंड, और अदर हैंड हम फॉरेन कस्टमर्स को भी डील कर पाएंगे, राइट। अदरवाइज इट वेरी डिफिकल्ट, अगर एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन हो तो दोनों को हैंडल करने में बहुत सारे जो है तकलीफ हो जाएगी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, राइट। सो इट इज़ वेरी गुड स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन इन 2019। सो ये काम डोमेस्टिक के ऊपर भी फोकस रहेगा, साइमल्टेनियसली ग्रोथ कर पाएंगे। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो इन स्पेस, सो इन स्पेस भी एक जो इसरो का ही पार्ट है, राइट। तो अगर आप देखें, एक सिंगल पॉइंट इंटरफेस है बिटवीन इसरो एंड एवरीवन। जो भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, जो भी स्पेस प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो इन स्पेस के द्वारा वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। तो ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड का काम करता है दोस्तों, बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर्स, ओके, प्राइवेट प्लेयर्स, ओके। ताकि वो प्राइवेट प्लेयर्स अपना खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप कर नहीं पाएंगे, ज़्यादा बजट लगेगा, ज़्यादा खर्चा होगा। सो इन दैट केस इन स्पेस के अंडर वो हमारे इसरो के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ कर सकते हैं अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करने के लिए, ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बना रहे दोनों के बीच में। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। जैसे मैंने आपको बताया, एक सिंगल पॉइंट इंटरफेस है। कोई भी जो लॉन्च करना चाहते हैं हमारे इंडिया से कोई प्राइवेट कंपनी, तो दे कैन कॉन्टैक्ट टू इसरो। और कई सारे स्पेस एक्टिविटीज़ और कई सारे सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा इसमें, कई सारे पॉलिसीज़ भी लाए गए हैं इसमें। तो क्या क्या इसमें एक बोर्ड भी तैयार किया गया है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन बोर्ड। तो इसका मेन काम ये है कि जो भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के जो अंदर जो काम करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, तो उनको, और प्राइवेट स्पेस एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उनको कैसे लिंक बनाए रखें, राइट। तो दोनों के बीच में लिंक कैसे बनाए रखें और क्या क्या पॉलिसीज़ बनाया जाए, ताकि जो प्राइवेट स्पेस एंटरप्रेन्योर्स हैं जो एंटर करना चाहते हैं स्पेस इंडस्ट्रीज में, उनको बढ़ावा दिया जाए, राइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन बोर्ड है, उनको लाइसेंस की कैसे दिया जाए और सारे कुछ डिटेल्स इसमें ये बोर्ड देखता है। और इसरो का क्या रोल है, सो इसरो का मेनली रोल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी इसरो में, और प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन, स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ स्पेस, ये सारा कुछ आपको इसरो बताएगी प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो इजीली लॉन्च कर पाएँ। क्योंकि देखिए, अगर कोई न्यूली सेटअप करना चाहता है एक स्पेस सेक्टर को, इट नीड्स अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि रात रात आप एक सैटेलाइट लॉन्च कर दो या फिर कोई रॉकेट लॉन्च कर दो, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। उसके पीछे कई सारा रिसर्च लगता है। अगर आपने देखा होगा, जो अक्षय कुमार की एक मूवी भी है, मैं नाम भूल गया, शायद मार्स के ऊपर जो है, तो आप मूवी देखिए, तो किस तरह से रिसर्च करते हैं लोग, कई दिनों के बाद वो सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है, जैसे हमने लॉन्च किया था मॉम सैटेलाइट, राइट। तो ये सारा जो हेल्प है, गाइडेंस है, ये सारा कुछ आपको इसरो प्रोवाइड करता है फॉर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्रेन्योर्स, राइट। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स द गवर्नमेंट हैज़ टेकन। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इसी तरह और न्यू स्टेप्स आए और हमारा जो प्राइवेटाइजेशन हो, ताकि हम लोग को भी बेनिफिट हो और इसरो को भी बेनिफिट हो, राइट। तो सिग्निफिकेंस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, जो इन स्पेस का जो सिग्निफिकेंस है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, और सोशो इकोनॉमिक यूज ऑफ स्पेस एसेट्स,
राइट। जो भी स्पेस एसेट्स है उसका एक सोशो इकोनॉमिक यूज़ होगा, जो एनवायरनमेंट को मद्देनज़र रखते हुए इसको यूज़ किया जाएगा। और जो भी नई नई टेक्नोलॉजीज़ है जो भी है आपको इसरो प्रोवाइड करेगी। तो मेन मकसद यही है, क्योंकि बेनिफिट्स फॉर प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें हम, अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को इंड्यूस करते हैं तो पहली बात बेनिफिट्स की पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। प्राइवेट प्लेयर्स को आप इंक्लूड करना क्यों चाहते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसका मेन मकसद क्या है, देखिए आपको क्या है, एक प्लेटफॉर्म जो है एक्सटेंड हो जाएगा, कई सारे सर्विसेज मिलेंगे आपको, राइट। और प्राइवेट सेक्टर भी अपना कंट्रीब्यूशन करेगी इसमें डेवलपमेंट होने में, राइट। और रिस्क शेयरिंग होगा और इनकरेज इन मेक इन इंडिया। अगर हम प्राइवेट प्लेयर्स को जो इंडल्ज करते हैं तो मेक इन इंडिया भी डेवलप होगा, जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी का एम है कि सारी चीज़ें हम इंडिया में ही बनाएं, लेकिन राइट लोकल फॉर ग्लोबल जो नारा लगाया है, तो इसके तहत मेक इन इंडिया भी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो रिस्क शेयरिंग होगी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट होगा, ये सारा कुछ आपको इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे अगर प्राइवेट सेक्टर, अगर प्राइवेटाइजेशन किया जाता है स्पेस एसेट को। तो इसके अलावा आपको एक स्पेस लेजिस्लेशन भी बनाना पड़ेगा, बिकॉज देखिए ऐसा ही नहीं है कि सारे लोगों को लाइसेंस दे दो और रातें रात तो बनाना शुरू कर दे। कोई रेगुलेशन बॉडी ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं लोग, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं स्पेस, ओके। किसी के अंडर कोई रेगुलेशन या अथॉरिटी नहीं है, तो इट इज़ गुड, इट इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया, राइट। बिकॉज एक प्रॉपर लेजिस्लेशन रहना चाहिए कि विद इन लिमिट्स में काम हो, और टेक्निकल जो भी माइलस्टोन है वो बियॉन्ड, उसके बियॉन्ड ना जाए, राइट। ताकि फ्यूचर में जाकर कोई कमर्शियल या फिर लीगल डिप्लोमेटिक कोई जो प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो गवर्नमेंट को ये भी फोकस करने की ज़रूरत है कि एक लेजिस्लेशन बिल या कोई भी बिल हो लाया जाए ताकि एक्टिविटीज़ को उनकी रेगुलेट किया जाए, राइट। बिकॉज इन स्पेस जो एक ऑटोनमस बॉडी है जो प्राइवेट सेक्टर के लिए बनाई गई है, तो उनके एफर्ट्स को हम बढ़ावा देते हैं, वी वेलकम देयर एफर्ट्स, बट उसके साथ साथ जो है कुछ रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़ भी, उनकी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट भी किया जाए, राइट। तो कई सारे इश्यूज आ जाएंगे, वरना क्यों क्या होता है, अगर कोई रेगुलेटिंग अथॉरिटी ना हो तो डाटा का मिसयूज़ हो जाता है। कल के रोज़ अगर कोई कंपनी, कोई बाहर की कंपनी इस प्राइवेट कंपनी से टाई अप कर ले तो सारा डाटा लीक होने के चांसेस हैं, राइट। और रेवेन्यू लॉस हो सकता है इसरो के लिए अगर ऐसा कुछ अग्रीमेंट साइन हो जाएगा, और अनफेयर कमर्शियल प्रैक्टिसेस भी चल सकते हैं अंदर। कई सारे इलीगल सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर दे और डिफेंस में बदल जाए, राइट। कई सारे दूसरे कंट्रीज़ के सैटेलाइट्स को भी हम लॉन्च कर दें विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट। सो ये सारे इश्यूज रहते हैं, तो इस सारे चीज़ों को रेगुलेट करना वेरी इंपॉर्टेंट है थ्रू स्पेस रजिस्ट्रेशन बिल। तो कई सारे कमिटीज़ ने रिकमेंडेशन भी किया है कि जो एक ऐसी ऑफिस को इस्टेब्लिश किया जाए जो इंडिपेंडेंट हो इसरो से, राइट। और डिफेंस और स्पेस को सेपरेट किया जाए, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी डिफेंस है और स्पेस को सपोर्ट किया जाए, और कई सारे स्टार्टअप्स कंपनीज हैं इंडिया में जो हमारे अभी शुरू हो रहे हैं, उनको प्रमोट करें, उनको कई सारे सब्सिडीज़ को दिया जाए, राइट। कई सारे स्कीम्स लाया जाए, और स्पेस लास्ट जो मैंने अभी बताया आपको उसको इनैक्ट किया जाए, राइट। और एक ऐसी बॉडी हो जैसे हमारी नीति आयोग है, नीति आयोग को क्या कहते हैं, थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट। इसी तरह एक थिंक टैंक भी बनाया जाए खाली ओनली फॉर स्पेस। टाइम टू टाइम वो पॉलिसीज़ को रिव्यू करें, टाइम टू टाइम वो एवेल्युएट करें इस प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ को, एंड टाइम टू टाइम जो है फंडिंग के बारे में चेक किया जाए। तो सारा कुछ अगर बन जाए तो वी कैन ईजिली प्राइवेटाइज आवर एंटायर स्पेस इंडस्ट्री, राइट। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा ऑन कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।